हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने राजस्थान जीके के जो सवाल डाले थे उसके नीचे भी एक बच्चे का कमेंट था कि मैम आप है ना वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके और है ना साइकोलॉजी का कुछ करिए राइट। मतलब उनका मतलब ये था कि इनके एमसीक्यूज स्टार्ट करिए। तो देखो बात ऐसी है, एक वीडियो पड़ी है इसी चैनल पे कि साइकोलॉजी को कैसे डील करना है, जाकर शांति से उसे देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि अभी साइकोलॉजी पर स्विच ना करने के लिए मैंने क्यों बोला है। बाकी मैं आपको एक ये वीडियो बना के दे रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि देखो रीड के अंदर जो साइकोलॉजी आती है ना, उसके बाद में सेकंड ग्रेड में भी आती है, फर्स्ट ग्रेड में भी आती है। मैं चाहती थी तो पेपर फर्स्ट ग्रेड का भी ले सकती थी, बट दिक्कत ये है एक बार अपन लोग रीड से शुरू करते हैं क्योंकि और बाकी कौन सी बुक कैसी बुक वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पेपर बताने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर साइकोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, किस टाइप के सवाल आते हैं। कुछ सवाल होते हैं जो आपके कॉमन सेंस से हो जाते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो कठिन पड़ते हैं। और दूसरी बात ये वही बुक है जिसके लिए मैंने आपको बोला था ये बेस्ट बुक है। ठीक है, और ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि इतना सफिशिएंट है कि इसका मैटर थ्योरी वगैरह है, बट हाँ कम भी नहीं है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन का, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। अब आप बताओ क्या कहलाता है। मतलब जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन बच्चों को तो फिर पता होगा, ये रीट वाले भी देख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस है उन्हीं का पीवाईक्यू चल रहा है। तो एक और अगर कोई जानकार आपकी, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैंने आपको जैसे भी पहले भी बोला है कि रीट के पुराने पेपर में आई हुई साइकोलॉजी, सीटेट के पुराने पेपर में आई हुई साइकोलॉजी और फर्स्ट ग्रेड के में आई हुई, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको करवा दूंगी इसी चैनल पे। तो एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। तो देख रहा जब लिखावट में कठिनाई होती है ना तो ये कहलाता है डिसग्राफिया। और एक और चीज़ याद रखना, देखो आपको, आप साइकोलॉजी आपके लिए नहीं है। हिमांशी मैम का नाम सुना है आपने, जो बच्चे सीटेट का पेपर देते हैं उन्होंने तो सुना ही होगा, बहुत अच्छा सीडीपी पढ़ाती हैं। इनकी सीडीपी के नाम से मुश्किल से एक या दो वीडियोस बनी हुई है, डेढ़ या दो तीन तीन घंटे की। प्लीज़ जा कर के देख लेना यार, बहुत अच्छा है। मतलब इतना कंटेंट उन्होंने 3 घंटे में करवाया ना, 2-3 घंटे में उतना कोई 15 दिन में भी नहीं करवा सकता। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी। मैंने खुद ने सीटेट का पेपर दिया था। मैं देखो ऊंची नहीं फेंक रही, पर हाँ मैंने सिर्फ 10 दिन पढ़ के ही सीटेट का पेपर दिया था, और मैंने 10 दिन के अंदर जो पहला पेपर था वो तो क्वालिफाइंग हो गया क्योंकि उसमें 96 मार्क्स थे। सेकंड जो था उसके अंदर मेरे 87 नंबर रह गए, अगर 3 नंबर और आ जाते तो वो भी क्लियर हो जाता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या पढ़ के वो पेपर दिया था। तो हिमांशी मैम ने 5 दिन के अंदर, जैसे ईवीएस की एक क्लास हो गई, इंग्लिश की एक क्लास हो गई, हिंदी की एक क्लास हो गई, ऐसे ही सीडीपी की एक क्लास है। तो देखो हिंदी इंग्लिश से तो आपका कोई लेना देना नहीं है, पर सीडीपी से तो लेना है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के नाम से है, ये है आपकी साइकोलॉजी ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। तो हिमांशी मैम की वो वीडियो की लिंक होगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो जा कर के जो चुपचाप से उस वीडियो को देख लेना। वाकई में आपको ये पता चल जाएगा साइकोलॉजी क्या चीज़ है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है और कितना पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि मेरे को टाइम पे याद आ गया आपको बताना। और रही बात सवाल की, तो वो तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। ठीक है, और आपको पता ही होगा ये कौन सी बुक है, अपनी पब्लिकेशन की, वीर सिंह धाबाई सर की बुक है। कोई चाहता है लेना तो आप लेके आ सकते हो। ठीक है, मेरे पास दुकान नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि वाकई में इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है, एक बार के लिए ज़रूर देखना। और रही बात ये सवाल, अगर आपको ऐसा है कि अकेले पढ़ते तो साइकोलॉजी बोरिंग लगती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, मैं आपको चैनल पे ही मतलब वीडियो के थ्रू ही करवा दूँगी। क्योंकि एक खुद का पढ़ना और एक साथ साथ पढ़ना थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप खुद से पढ़ोगे तो हो सकता है साइकोलॉजी बोरिंग लगे, ऊपर से चली जाए, बट मैं आपको थोड़ा समझाते हुए भी चलूँगी। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं सच्ची ये सवाल पेपर करवाने वाली हूँ, बट इंटरेस्ट दिखाओगे तो, क्योंकि इस चैनल पे वही सीरीज़ कंटिन्यू रह पाती है जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो। देखोगे नहीं तो फिर मैम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं ना। तो देखो एक अधिगम विकलांगता, मतलब एक अधिगम विकलांगता ये एक टाइप का रोग है कि है ना, लिखाई के अंदर कठिनाई होती है बच्चों को, तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है,
अब देखो, है ना, यहाँ से सवाल कम से कम आते हैं। आप अगर हिमांशी मैम की भी वो वीडियो देखोगे तो उन्होंने भी यही बोला है कि 1-2 नंबर के सवाल हमेशा इनसे पूछ ही लिया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है। तो इसमें मुझे बेस्ट ये लगा कि इन्होंने व्याख्या करके दिया है, ठीक है। तो जैसे डिस्ग्राफिया है, तो सीखने की अक्षमता जो लेखन के कौशल पर प्रभाव डालती है, जिसमें अनियमित लिखना, गलत लिखना, समन्वय नहीं कर पाना, पेंसिल को गलत पकड़ना और लिखते समय स्वयं से बात करना। अब देखो, साइकोलॉजी की क्या है, लैंग्वेज टफ पड़ती है। जैसे आपको सवाल में दे सकते हैं कि एक बच्चा है जिसको लिखते समय स्वयं से मतलब लिखते समय वह स्वयं से बात करता है, या फिर पेंसिल गलत पकड़ता है, या फिर समन्वय नहीं कर पाता, या फिर अनियमित लिखता है ना, गलत लिखता है। तो ये सब वो लिखता है, तो कौन सी बीमारी है उसे, ध्यान रखना डिस्ग्राफिया है उसे, ठीक है। यही सवाल था अपना। डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन विकृति, वर्ण मानना, अधिगम कठिनाई, पठन में स्वर वर्णों का लोप या उल्टा पढ़ना, भाषा अर्थपूर्ण उपयोग नहीं कर पाना, अक्षरों की ध्वनि सीख नहीं पाना, छपे हुए शब्दों को सीखने व स्मरण की कठिनाई। तो ये होता है डिसलेक्सिया। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट है ना उसको सीखने में दिक्कत होती है। अधिगम माने इंग्लिश में इसको लर्निंग बोला जाता है, ठीक है। तो उसको लर्निंग में दिक्कत होती है। उसके बाद में उसको पढ़ने में जब वो स्वर बोलता है या वर्ण बोलता है तो उसको खा जाता है ना। बोलते हैं ना छोटा बच्चा ये पढ़ते पढ़ते ये वर्ड मतलब मिस कर जाते तो खा गया, वही वाला सीन है ये। और उल्टा पढ़ता है, भाषा का अर्थपूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है, अक्षरों की ध्वनि सीख नहीं पाता है कि किसको कै बोलेंगे किसको चै बोलेंगे, राइट। तो और उसको याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है डिसलेक्सिया। तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसी बच्चे को इनमें से जैसे कोई प्रॉब्लम है उसका वो दे के पूछ लिया इसको कौन सी बीमारी है, जैसे अभी पूछा था ना डिस्ग्राफिया के बारे में, इसी तरह से। ऐसे ही डिसकैलकुलिया क्या है, तो ध्यान रखना गणितीय कौशल अक्षमता। अगर आपसे पूछा जाए कि गणित के अंदर बच्चों को दिक्कत आ रही है उसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से याद रख लो ना, कैलकुलेट कहाँ करते हो आप में मोस्टली। अब ये मत बोलना कैलकुलेट का काम कैलकुलेटर का, नहीं, मैथ के अंदर भी कैलकुलेशन होती है ना। नाम व चेहरा नहीं पहचानना, अंक गणितीय संकेत व क्रिया को नहीं पहचानना, समय व वित्तीय क्रियाओं में कठिनाई। तो देखो, आप बोलोगे तो मैं ये PDF शेयर कर सकती हूँ, बट उसके पीछे शेयर ना करने के पीछे एक रीज़न है। आप लोग ना, अगर मैं PDF शेयर नहीं करूँगी तो आप इनको साथ के साथ लिखोगे, पहली चीज़ जो बहुत हेल्पफुल है। कम से कम ये जो व्याख्या वाला ब्रैकेट है ना, वीडियो को पॉज करके, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, डोंट वरी। तो वीडियोस को पॉज करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कम से कम वो तो लिखते चलो यार, है ना। और मुझे पता है PDF सिर्फ डाउनलोड होती है या फिर मेरे ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में, इसी वजह से मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। सीरियसली सच्ची बात तो यही है। तो ये आप ये साथ के साथ लिखते जाओ, बहुत हेल्पफुल है। और नहीं लिखना तो आप ये बुक ले आओ, सिर्फ मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँ तो आप सुन लिया करो, ताकि तो आपको थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ चलो ठीक है। आप फिर खुद से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छा सा लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट। तो आप ही के लिए किया जा रहा है। अगर आप इसको अप्रिशिएट करोगे, इस काम को, आप इसको वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो मैं कसम से इसको कंटिन्यू कर दूंगी, सारे पेपर करवा दूंगी। तो ध्यान अभाव अतिक्रिया विकार क्या होता है, ADHD, ठीक है। तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, आवेगशीलता, नियमों का तोड़ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक बच्चा है जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है तो उस विकार का नाम है ध्यान अभाव अतिक्रिया विकार, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस चक्कर में मैंने आपको इसी बुक के बारे में बताया था, अदरवाइज़ मैं आपको ये बुक प्रेफर नहीं करती। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, तो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा है, तो अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित है, या शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आंकलन, या फिर सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो बताओ आपका मूल्यांकन किससे होता है। आप लोग पढ़ाई करते हो पूरे साल भर, लास्ट में आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद में रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट से ही तो आपका आंकलन होता है कि आपने कितना सीखा। आप चाहे क्लास के बाद में ये बोलो सर सब समझ में आ गया, ये बोलो मैम कुछ समझ में नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिज़ल्ट अच्छा है मतलब आपको सब समझ में आ गया, रिज़ल्ट अच्छा नहीं है मतलब आपको कुछ याद नहीं था, ठीक है। तो आपको जज किस चीज़ से किया जाता है, बताओ, रिज़ल्ट से ही ना। तो इसी वजह से इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन योगात्मक आकलन से संबंधित है, ठीक है।
अब देखो योगात्मक आकलन है क्या, तो निर्धारित समय में निर्धारित पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन जिसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो देखो आपका टाइम निर्धारित है कि आपको 1 साल के अंदर ही 11th करनी है, 1 साल में ही 12th करनी है। निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, मतलब आपका सिलेबस भी निश्चित है कि आपको इतना सारा पढ़ना है और आपको 11th 12th के पेपर देने हैं, ठीक है। तो जब निर्धारित टाइम होता है और निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और तब मूल्यांकन जो किया जाता है ना, और उस मूल्यांकन के आधार पर आपको पता है बहुत सी जगह तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि A ग्रेड बी ग्रेड, राइट। और बहुत जगह क्या होता है मार्क्स मिलते हैं, परसेंटेज वाला सिस्टम होता है। तो उसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है ना। तो यही क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है, ठीक है। इसी वजह से हमने करेक्ट ऑप्शन 4 करा, क्योंकि हमें भी पता है कि अंत में जो शिक्षार्थी प्रदर्शन करते हैं उसमें निर्धारित तो समय होता है, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। निर्धारित समय से मान सकते हो, जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है तो भाई 3 घंटे में ही देना है ना। आपको एक्स्ट्रा कोई अब अपने रिश्तेदार भी होंगे तो भी 4 घंटे तो कोई भी नहीं देगा, ठीक है। रिश्तेदार तो वैसे भी नहीं देते। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि श्रेणी कौन सी है। तो देखो बात ऐसी है कि जो हावर्ड गार्डनर है, यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम करना ही थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि या मतलब बुद्धि पे इन्होंने काम किया है। बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है, मतलब कई तरह की बुद्धि या दिमाग होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि को कौन सी श्रेणी में रखते हैं। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। तो प्रकृतिवादी बुद्धि, आज तो देख लो आप आंसर, बट नेक्स्ट टाइम से इनको छुपा दिया करूँगी मैं, फिर आप दिमाग कहाँ लगाओगे, राइट। तो प्रकृतिवादी बुद्धि। अब देखो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है, तो ध्यान रखना 9 प्रकार है, जिसमें 8वां प्रकार जो है वो प्रकृतिवादी बताया है। ये प्रकृति के पैटर्न व विशेषताओं को समझना, जैसे किसान, भूगोलवेता, मौसम विज्ञानी। आपको पता है ना मौसम विज्ञानी क्या करते हैं, प्रकृति का ही तो विश्लेषण करके बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। ऐसे ही भूगोलवेता। और किसान क्या, किसान भी तो आपको पता ही है टाइम से फसलें उगाता है, मतलब रबी के अलग खरीफ के अलग। ऐसा थोड़ी है कि रबी के टाइम पे खरीफ की और खरीफ के टाइम पे रबी की, तब तो फिर तो प्रकृति में कहाँ से फसल होगी, राइट। तो जो प्रकृति से संबंधित है वो वाली जो थिंकिंग है वो प्रकृतिवादी में आती है। और वो कौन सा प्रकार है, 8वां प्रकार है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बुद्धि के 9 प्रकार किसने बताए, तो ध्यान रखना हावर्ड गार्डनर ने, या हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो 9 प्रकार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ये बात सही है। तो निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। अब आपको ये चीज़ बोली गई है कि हमारे देश में एक बच्चे जो हैं वो कई सारी भाषाएं बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ बतानी है कि एक बच्चा है जो 2 भाषा बोलता है, उसका अब उससे लाभ क्या होगा, है ना। तो विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, अवधारण गठन में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, या उपरोक्त सभी। तो देखो उससे क्या होगा, विश्लेषणात्मक तर्क में उसको हेल्प होगी, अवधारणा गठन में हेल्प होगी, और संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा भी होगी। तो उपरोक्त सभी के साथ में जाएंगे। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल ये पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्या हुआ, क्यों हुआ। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देना की कोशिश कर रहा है। तो समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच या अवधारणा मानचित्र। तो बेसिकली आपको एक चीज़ बोलिए कि एक अध्यापक है जो कि कक्षा में कुछ गतिविधि करवा रहा था, ठीक है। उन्होंने न केवल ये पूछा कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ, राइट। तो अच्छी बात है। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना। अब उन्होंने मतलब जैसे तरह से मैं आपको कोई सवाल दे के आंसर दे के बता दूँ ना, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने तुलना करके उनकी मदद करी, वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। तो इन गतिविधियों में मतलब इन्होंने बताया था वास्तव में सबसे अच्छा जवाब कौन सा है, सबसे पूछा और ये इन्होंने कंफर्म किया। तो ये पूछ रहे हैं कि इन गतिविधियों में वह बढ़ावा किसे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो समानता को नहीं, इसी के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। एकीकृत सोच को नहीं, अवधारणा मानचित्रण नहीं, आलोचनात्मक सोच को, क्योंकि जब दिमाग पे जोर पड़ेगा तभी तो आप कुछ सोचोगे। इसी वजह से मैंने बोला ध्यान से सवाल को पढ़ो। मैंने भी देखो आपको 2 बार पढ़ के बताया है कि इसके अंदर आप भी जैसा आपको बोलते हैं ना साइंस के अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे
वैसे इनका बहुत यूज़ होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ऐसा है, सब कुछ प्रैक्टिकल्स और सोचना दिमाग का है। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है कि अगर किसी बच्चे को बोला गया है कि कैसे और क्यों, जहाँ पे कैसे, क्यों, क्या, ये सब आ जाए और तुलना भी करे, तो ऑब्वियस है वो आलोचनात्मक सोच ही है ना, वो सोच बहुत रहे हैं। ठीक है, ये सोच का काम है। क्योंकि अभी आपको कोई सवाल दूं और बोलूं आप सोच के बताओ, पहले खुद करके बताओ, और अगर गलत हुआ तो मैं राइट आंसर बताऊंगी, तो आप उस टाइम क्या करोगे? सोचोगे ही नहीं, यार मैम ने बोला है करना तो है, कौन सा करूँ टिक। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे इन्होंने इस तरह से एक क्लास में गतिविधि करी और वो उन्होंने बढ़ावा दिया आलोचनात्मक सोच को। तो आज के लिए इतने ही सवाल, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, क्योंकि रीड के अंदर 30 सवाल आते हैं, सच्ची बात तो ये है, ठीक है, और अभी हम ओनली 5 क्वेश्चंस ही कर पाएँ, और बट इस 5 के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया है आपको इन 5 से कम 15-20 सवाल क्लियर हो गए होंगे। कुछ व्याख्या ने कर दिए, कुछ घुमा फिरावा के पूछने वालों ने कर दिए। तो बेटर है आप लोग एक बार ये वीडियो देखो, मुझे अपना रेस्पॉन्स दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप प्लीज़ मुझे जाके बताना कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है क्या, मैंने जो बोला आपको सही लगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखोगे ना, मैं कसम से आपको सारे पेपर ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में जितना होगा अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँगी, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत अलग है यार, है ना। तो मुझे भी पता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थोड़े चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ तो थोड़ा और मज़ा आएगा साथ पढ़ने में, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। और साइकोलॉजी की क्लास ऐसी ही चाहिए तो आप एक बार के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ मैम हेल्पफुल है। क्योंकि देखो बात ऐसी है, साइकोलॉजी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको मेंशन करके नहीं दिए, बट ऑब्वियस है कुछ तो पढ़ना ही होगा ना साइकोलॉजी में। और आज भी एक ऑडियो भी वायरल हो रही है ओपिनियन यादव जी की, तो उन्होंने साफ मना किया है कि मतलब पेपर नहीं है या टाइम नहीं है, ऐसा ही कुछ था। तो सीधी सी बात ये हो सकता है सिलेबस आता सा आए डिटेल में, तो कुछ तो पढ़ोगे ना। तो बेटर यही है कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आप वो चीज़ पढ़ो। और यहाँ पे आपको सवाल के साथ में कितना कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए मैंने आपको बोला ये बुक मेरे पास पढ़ी थी, हेल्पफुल भी है। और बाकी आपको क्या करना है, आप लोग खुद भी मेहनत करोगे, क्योंकि मुझे पता है साइकोलॉजी सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो चुपचाप से कॉपी पेन लेके बैठना। आप सुन रहे हो, कोई और शुरू से नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वापस से देख लेना, वीडियो कहीं जाने नहीं वाली। तो कॉपी पेन लेके बैठना, जो व्याख्याएं मैंने करी है प्लीज़ उनको तो अच्छे से नोट कर लेना, आपके शॉर्ट नोट्स मस्त वाले तैयार हो जाएंगे और यहीं से सवाल मिलेंगे। सीरियसली सीटेट में भी ये डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया पूछ लिया जाता है, तो हम सीटेट के सवाल भी करवा दूंगी, बट एक बार आप लोग इंटरेस्ट तो दिखाओ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कितने चैनल पर और लोग जुड़ते हैं और कितना आप शेयर करते हो, ठीक है, और कितने लोग देखते हैं। बाय बाय।